नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भोजन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है 15, 20, 21 या 28। तो मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है, यह 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है, किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? विटामिन बी 2 की कमी से, विटामिन बी 1 की कमी से, विटामिन बी 6 की कमी से या विटामिन ए की कमी से? तो बेरी-बेरी जो रोग होता है, विटामिन बी 1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम जो होता है, वह थायमीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स आदि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते हैं, या फिर खुली हवा में न रखे होने के कारण उन पर जीवाणु नहीं पहुंच पाते हैं, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है, नमी अधिक होने के कारण भोजन खराब नहीं होता है, या सभी धारणाएं गलत हैं। तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स का प्रयोग इसलिए करते हैं, क्योंकि जीवाणु जो है कम ताप पर, रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स के कम ताप पर जीवाणु जो है यह वृद्धि नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, शहरी तथा महानगरों में प्राप्त होने वाला जल दूषित होता है, उसे शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? जल को निथार कर छान लेना चाहिए, या फिर विलेय अशुद्धियों को आशवन विधि के द्वारा निकाल देना चाहिए, या जल में पोटेशियम परमैंगनेट डालकर रख देना चाहिए, या फिर उसे शुद्ध करने के लिए जल को उबालने के बाद उसे क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करानी चाहिए? तो शहरी तथा महानगरों में जो प्राप्त होता है जल, दूषित जल, उसे शुद्ध करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है इन दिए गए विकल्पों में से, वह ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि जल को उबालने के बाद उसे क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करानी चाहिए। इस प्रकार से हमें शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है, दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं? अर्थात प्रश्न के कहने का मतलब यह है कि दूषित जल पीने से हमें कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया एवं दमा, टाइफाइड, हैजा एवं पेचिस या डेंगू का बुखार? तो दूषित जल पीने की वजह से हमें टाइफाइड रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा छठा प्रश्न कह रहा है, हाथ कटने या चोट लगने पर शरीर से निकलने वाला रक्त जो होता है यह लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, यह रुधिर प्लेटलेट्स की उपस्थिति होती है, या फिर हीमोग्लोबिन की प्रचुर मात्रा होती है, या एमिनो अम्ल की उपस्थिति होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन की प्रचुर मात्रा के कारण रक्त का रंग जो होता है वह लाल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है सातवां, यदि मरीज को रात में न दिखने की बीमारी है तो डॉक्टर उसे कौन सा विटामिन भोजन में सम्मिलित करने की सलाह देगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो यदि मरीज को रात में नहीं दिखाई देता है तो डॉक्टर उसे विटामिन ए को भोजन में सम्मिलित करने का सलाह देगा। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? वृक्क में, अग्नाशय में, यकृत में या तिल्ली में? तो शरीर के यकृत में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी या विटामिन बी 6? विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं यह जल में घुलनशील होते हैं, तथा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं। तो कह रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? ठीक है, तो विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी 6 भी जल में घुलनशील हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि विटामिन ए जो है यह जल में घुलनशील नहीं होता है, बल्कि यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है, दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? आयोडीन का घोल, वेंडिक्ट का घोल, कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल या कॉपर सल्फेट का घोल?
तो दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट के घोल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा है कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। किसके प्रयोग से? तनु आयोडीन विलयन से, तनु HCl विलयन से, तनु NaOH विलयन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कच्चे खाद्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण जो करते हैं हम वह तनु आयोडीन विलयन से करते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। निम्न में से कौन सा कथन इसका सही निष्कर्ष है? पहला कथन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वसा युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी क्योंकि वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है इतनी अधिक वसा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। और चौथा कह रहा है इतना अधिक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि इतनी अधिक वसा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है यदि सभी जीव प्राणियों को शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी में वर्गीकृत करें तो मनुष्य को किस वर्ग में रखना उचित होगा? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यदि सभी प्राणियों को शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी में वर्गीकृत करें तो मनुष्य को जो है वह सर्वाहारी वर्ग में रखना उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन से विटामिन का सूर्य से प्राप्त धूप के द्वारा हमारे शरीर में ही निर्माण होता है? विटामिन B12 का, विटामिन ए का, विटामिन डी का, या विटामिन बी का? तो इन दिए गए विकल्पों में से विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में ही सूर्य की रोशनी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से विटामिन ई नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, या जल विलीय कार्बोहाइड्रेट्स नष्ट हो जाते हैं, या सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। तो पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से उसमें से विटामिन बी जो है नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है यह क्वाशियरकोर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वाशियरकोर रोग के लक्षण क्या हैं? तो कमजोरी, बदन दर्द, थकान और बाल का टूटना जो होता है यह क्वाशियरकोर के प्रमुख लक्षण होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में बदलने से, या ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से, या फिर मुख गुहा में लार के श्रावण से? तो मानव शरीर में जल की प्राप्ति जो है सामान्यतः पीने के अतिरिक्त ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न कह रहा है प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? पेप्टाइड, ईस्टर, डिस्टर, या ग्लाइकोसिटिक? तो प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को हम पेप्टाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न कह रहा है हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती हैं ग्लैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, या ग्लूकोज? तो हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा जो होती है यह ग्लूकोज होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? सैक्रीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, या स्टार्च? तो इन दिए गए विकल्पों में से सैक्रीन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो पदार्थ मीठा होता है पर यह शर्करा नहीं है, क्योंकि सैक्रीन जो है ये एक प्रकार का कृत्रिम मिठास है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह सामान्यतः देखा जाए तो यह चीनी से लगभग 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, इसका उपयोग दवाओं में ज़्यादातर किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? जिंक की, कॉपर की, पोटेशियम की, या नाइट्रोजन की? तो प्रोटीन के निर्माण में मुख्य रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, कार्बन की आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 22वां प्रश्न कह रहा है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है थायमीन, टोकोफेरॉल, नेफ्थोकिनोन, या फोलिक अम्ल?
तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक जो विटामिन होता है वह विटामिन के होता है, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा नेफ्थोक्विनोन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 23वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी विलयशील नाइट्रोजन यौगिक, या फलीदार पादप सहजीवी तने की ग्रंथि, या जड़ों की ग्रंथियां घटपड़ी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां और फलीदार पादप। तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां और फलीदार पादप जो हैं हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 24वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। कपास, धान, मटर, अलसी, या धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, या चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं, या फिर मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। तो इन दिए गए विकल्पों में से खरीफ फसल जो है यह है ऑप्शन नंबर 2 धान, मक्का, कपास और सोयाबीन जो है यह मुख्य खरीफ की फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 25वां प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन है यह विटामिन ए है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। की कमी से मानव में रतौंधी रोग भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, या विटामिन B12। तो इन दिए गए विकल्पों में से विटामिन B12 में जो होता है यह कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? ग्लूटेलिन, अर्निथीन, एल्बुमिन, या ग्लोबिन। तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। एल्बुमिन जो है यह मूत्र निर्माण में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एंटीबायोटिक क्या होती है? किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है, या फिर रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो संक्रमण का सामना करता है, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणुओं से रक्षा करता है, या फिर मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक जो है यह मानव कोशिकाओं में संश्लेषित रसायन है जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 30वां प्रश्न कह रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, या विटामिन से। तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है यह प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे भोजन से संबंधित, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।